नमस्कार मित्रों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हमारा राजस्थान किताब के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो हम इस वीडियो श्रृंखला में लगभग 1000 प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे, जो आपकी तैयारी की जांच या आगे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें विशेष तौर से रिटन, वीडियो, टीचर फर्स्ट ग्रेड व सेकेंड ग्रेड, इसके अलावा उन सभी भर्तियों में जिनमें राजस्थान जीके को सम्मिलित किया जाता है। तो चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। अध्याय 1, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। यहाँ पर हम राजस्थान का इतिहास है वो उसके बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, किसने किया? तो राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 2, वह कौन सी किताब है जिसमें 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा? तो उस किताब का नाम है एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। तो इसका हमें पूरा सीरियल वाइज नाम याद रखना है। कई बार इसके जो शब्द हैं, इन शब्दों के क्रम भी चेंज करके प्रश्न पूछे गए राजस्थान पुलिस में, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और इसका सही नाम है वो याद करना है। तीसरा प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों का एकीकरण कर कब इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा गया? तो इस प्रदेश का नाम राजस्थान 30 मार्च 1949, इसको हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। चौथा प्रश्न, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है। राजस्थान के ऐसे प्राचीनतम नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है वो है मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। ये राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के प्राचीनतम नाम है जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पांचवां प्रश्न, वर्तमान स्थान का प्राचीन नाम से मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको एक तरफ वर्तमान नाम दे रखे हैं और एक तरफ प्राचीन नाम दे रखे, तो इसका हमें मिलान करना है। जोधपुर, तो जोधपुर को प्राचीन काल में मरुवर या मारवाड़ कहा जाता था। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र, इसको कहते जांगल प्रदेश। अलवर व भरतपुर का भाग प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश कहलाता है। भरतपुर के मथुरा से सटे क्षेत्र धौलपुर और करौली, ये सूरसेन के नाम से जाने जाते। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, इसको कहते हैं 56 का मैदान। जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांड। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र, तो ये क्षेत्र प्राचीन काल में बांगड़ प्रदेश कहलाता। कोटा बूंदी का प्रदेश प्राचीन काल में हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। सीकर, चूरू व झुंझुनू का क्षेत्र, ये शेखावाटी के नाम से। तो इस प्रकार ये वर्तमान नाम है और ये उन प्रदेशों के प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्रतापगढ़ में कांटल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, मत्स्य प्रदेश की राजधानी थी? तो मत्स्य प्रदेश की राजधानी उस समय विराटनगर थी। आठवां प्रश्न, राजस्थान के क्षेत्र में स्थित प्राचीन राज्य जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है? तो ये प्रदेश है मत्स्य प्रदेश व सूरसेन। इन प्रदेशों का उल्लेख है प्राचीन काल में महाभारत में मिलता है। नौवां प्रश्न, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है वो उपरमाल नाम से जाना जाता है। 10वां प्रश्न, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों के अधिकता के कारण कहलाता है? उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो गिरवा के नाम से जाना जाता है। गिरवा की इन पहाड़ियों को तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये उदयपुर सिटी के पास का ये एक भाग है। 11वां प्रश्न, इतिहास के किस काल को प्राक युग कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा वह युग जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो ऐसा युग जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं वो प्राक युग कहलाता है। 12वां प्रश्न, आद्य युग की संज्ञा इतिहास के किस काल को दी गई है? जिस काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु या तो वे अस्पष्ट है अथवा उनकी लिपि को अभी तक पढ़ना संभव नहीं है। इतिहास का ऐसा समय जिसमें हमें जो भी लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो या तो अस्पष्ट है या उनको पढ़ा नहीं जा सका, तो ऐसे समय को आद्य युग कहा गया है। 13वां प्रश्न, ऐतिहासिक युग का कालक्रम है? ऐतिहासिक युग का कालक्रम 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है। तो प्राग युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। 14वां प्रश्न, सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थली भूमि में विद्यमान समुद्र में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती थी?
तो राजस्थान मरुस्थलीय भाग है, वहाँ पर जो समुद्र था उसमें सरस्वती तथा दृश्यवती नदियां आकर गिरती थी। 15वां प्रश्न, सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स कब व किसने खोजी? इसका उत्तर होगा 1870 ईस्वी में C.A. हेकेट ने। एक्स यानी कुलाड़ी। 16वां प्रश्न, जालोर से पूर्व पाषाणकालीन युग के उपकरणों की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है B. ऑलचिन को, जिन्होंने जालोर के जो भाग है वहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन युग के उपकरणों की खोज की थी। 17वां प्रश्न, मध्य पाषाण काल में निर्मित पत्थर के बने इग्रेवर, क्रेसेंट, ट्रेपेज, ब्लेड आदि छोटे उपकरणों को किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण। तो ये मध्य पाषाण काल पत्थरों से निर्मित उपकरण थे या औजार थे। 18वां प्रश्न, राजस्थान के ताम्र युगीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों के नाम। तो राजस्थान में जो ताम्र युगीन संस्कृति थी उसके प्राचीन नाम क्या क्या है? इसमें सबसे पहला है गणेश्वर, जो वर्तमान सीकर जिले में स्थित है। कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ में स्थित है। गिलूंड, ये राजसमंद में स्थित है। आहड़ व झाड़ोल, ये उदयपुर में है। पिंड पांडलिया, चित्तौड़। कुराड़ा, नागौर। सामणिया व पुगल, ये बीकानेर में है। नंदलालपुरा, किराड़ोत व चीतवाड़ी, ये जयपुर में है। एलाना, जालोर। बूढ़ा पुष्कर, अजमेर। कोल मावली, सवाई माधोपुर। मल्लाह, भरतपुर आदि, ये सब ताम्रयुगीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों के नाम हैं। प्रश्न संख्या 19, लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? तो ये अवशेष मिले हैं हमें जोधपुरा, जयपुर तथा सोनारी, झुंझुनू में, जहाँ पर लोहे को गलाने की भट्टियां, अस्त्र शस्त्र व उपकरण बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 20, लोहे सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। तो प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है वो रेड को कहा गया है, जो टोंक जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 21, राजस्थान में स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति पेंटेड ग्रे वेयर PGW के अवशेष मिले हैं। तो चित्रित मृदभांड संस्कृति के अवशेष राजस्थान में विराटनगर व जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू व नोहे, भरतपुर में मिले हैं। प्रश्न संख्या 22, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है हनुमानगढ़ जिले से मिले। प्राचीन दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी क्षेत्र वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 23, कालीबंगा का नामकरण किस आधार पर किया गया है? उत्तर होगा इसका, यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण, क्योंकि पंजाबी में बंगा का अर्थ चूड़ी होता है, जिनका रंग काला हो तो काली चूड़ियाँ हो गया। प्रश्न संख्या 24, कालीबंगा सभ्यता की खोज कब व किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज है अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की। तत्पश्चात 1961-62 ईस्वी में बीबी लाल बीके थापर द्वारा खुदाई का कार्य करवाया गया। 25वां प्रश्न, उत्खनन में कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तर सामने आए हैं? तो उत्खनन में कालीबंगा के 5 स्तर सामने हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन व बाद के 3 स्तर हड़प्पा सभ्यता से समकालीन है। प्रश्न संख्या 26, कालीबंगा सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं जो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित हैं। पहला है मकान बनाने के लिए धूप में पकाई गई मिट्टी की ईंटों का प्रयोग। कालीबंगा सभ्यता में जो ईंटों का प्रयोग किया गया वो धूप में पकाई गई थी। दूसरा है मिट्टी के बर्तन पतले व हल्के तथा सुंदरता व सुडौलता का अभाव। बर्तनों का रंग लाल, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं। एक ही खेत में 2 फसलें उगाने का अनुमान। कब्रिस्तान से शवादान पद्धति की जानकारी। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जो मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण जाना जाता है। खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर प्राप्त हुए हैं। तो ये इस प्रकार इतनी चीजें हैं वो कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त हुई है। प्रश्न संख्या 27, आहड़ सभ्यता के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा उदयपुर शहर के पास आहड़ नदी, आयड़ नदी के तट पर। तो इसको आहड़ नदी और आयड़ नदी दोनों ही नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, आहड़ सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, उस टीले को कहते हैं?
तो इस टीले को धूल कोट कहा जाता है, धूल यानी मिट्टी का टीला। प्रश्न संख्या 29, आहड़ सभ्यता को तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती नगरी। आहड़ सभ्यता को ज़्यादा तांबे के औजारों उपकरणों के प्रयोग के कारण ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। प्रश्न संख्या 30, आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आहड़ सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों में मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग। तो यहाँ पर ईंटों के साथ साथ पत्थरों का प्रयोग भी किया गया। मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र। ठप्पों से या रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का अनुमान है। प्रश्न संख्या 30, राजसमंद जिले में स्थित बनास नदी के तट पर विकसित सभ्यता है। तो बनास नदी पर जो सभ्यता विकसित हुई है वो है गिलोड सभ्यता। बनास संस्कृति भी इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 32, गिलोड सभ्यता की खोज कब व किसने की? तो गिलोड सभ्यता की खोज 1957-58 ईस्वी में बीबी लाल ने की। प्रश्न संख्या 33, गिलोड सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। सादे, काले, पालिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मृदभांड। मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। आग में पकाते हुए ईंटों का प्रयोग। प्रश्न संख्या 34, बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो बागोर सभ्यता के अवशेष भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर मिले हैं, बागोर नामक स्थान पर। बागोर की हवेली, बागोर की हवेली है वो उदयपुर में स्थित है। बागोर की हवेली उदयपुर में जगदीश मंदिर के पीछे की तरफ है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है इस बागोर की हवेली में, जो उदयपुर में स्थित है। और बागोर सभ्यता है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 35, बागोर सभ्यता में किस काल के अवशेष मिले हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल के, जो 4 से 5 हजार ईसा पूर्व के माने जाते हैं। तो बागोर सभ्यता में जो अवशेष मिले हैं वो ईसा से 4 से 5 हजार साल पहले के अवशेष हैं। प्रश्न संख्या 36, बागोर सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसका उत्तर होगा बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। तो बागोर की सभ्यता में लघु पाषाण काल के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो निवासी थे वो आखेटक थे। आखेटक यानी शिकारी। आखेटक जिन्हें शिकारी भी कहा जाता है। तांबे के उपकरणों में छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थान, ये जो स्थान है ये मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थान भी माना गया है। प्रश्न संख्या 37, बागोर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ है, किसने किया? तो इसका उत्तर होगा 1967 से 1970 ईस्वी तक डॉक्टर VN मिश्र ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। प्रश्न संख्या 38, नीम का थाना सीकर में स्थित ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो इसका उत्तर होगा गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी के उद्गम स्थल पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। प्रश्न संख्या 39, गणेश्वर सभ्यता में काले व नीले रंग से सजाए हुए बर्तन को क्या कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता में जो काले व नीले रंग के सजाए हुए बर्तन प्राप्त है उनको क्रिप्सवर्णी मृदपात्र। यहाँ पर जो काले व नीले रंग के बर्तन मिले हैं उनको क्रिप्सवर्णी मृदपात्र कहा गया है। प्रश्न संख्या 40, भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को माना गया? तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है वो गणेश्वर सभ्यता को माना गया है। अगला प्रश्न, रोम एम्फोरा सुरापात्र व एक यूनानी सुराही किस स्थान से मिली है? इसका उत्तर होगा भीनमाल जालोर की सभ्यता से। प्रश्न संख्या 42, भीनमाल का प्राचीन नाम है। तो भीनमाल का प्राचीन नाम है श्रीमाल। बेराट के समीप अशोक का कौन सा अभिलेख है जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है? तो बेराट के समीप भाब्रू अभिलेख है जो अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के पुख्ता प्रमाण माना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अन्य महत्वपूर्ण स्थान जहाँ प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो बालाथल, ईसवाल, उदयपुर ये प्राचीन सभ्यताओं के नाम हैं। रंगमहल, हनुमानगढ़, ओजियाना, भीलवाड़ा, नगरी, चित्तौड़, नगर, टोंक, बरूर, गंगानगर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर।
इसको विशेष तौर से हमें ध्यान रखना है। जोधपुरा नामक जो स्थान है वो जयपुर जिले में स्थित है। सुनारी झुंझुनू, नो है भरतपुर। अगला प्रश्न, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा व चक 64 से हमें प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 46, भगवान राम ने दक्षिणी सागर को भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। तो ये प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जो उसका नाम है अमोघ अस्त्र। प्रश्न 47, महाभारत के अनुसार राजस्थान का कौन सा प्रदेश कौरव पांडवों के अधीन था? तो इसका उत्तर होगा जांगल देश, बीकानेर। जांगल देश है उसको वर्तमान में बीकानेर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश की किस शासन के दरबार में व्यतीत किया था? तो इसका उत्तर होगा शासक विराट के दरबार में। यह महाभारती युग में पांडवों की ओर से युद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। अगला प्रश्न, जनपद काल में चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? तो वो सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक की उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण राजन्य वर्ग की संतान किसने माना है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा व सीवी वैद्य ने। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। तो चंद्रवरदाई अपने ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति वो अग्निकुंड से मानते हैं, मुनि वशिष्ठ द्वारा। अगला प्रश्न, गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से किसने बतलाई है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर DR भंडारकर ने। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी नागर जाति ब्राह्मण गुहेदत्त का वंशज बताया है। अगला प्रश्न, राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर किस शिलालेख का उल्लेख करते हैं? तो इसका उत्तर होगा बिजौलिया शिलालेख। अगला प्रश्न, राजपूतों को शक अथवा सीतियन जाति के वंशज किसने बताया? तो इसका उत्तर होगा जेम्स टोड ने। जेम्स टोड ने राजपूतों को शक या सीतियन जाति का वंशज बताया है। अगला प्रश्न, राजपूतों को हुणों की संतान किसने माना है? राजपूतों को हुणों की संतान स्मिथ ने माना है, इतिहासकार स्मिथ। अगला प्रश्न, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने कब व किसको परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया था? इसका उत्तर होगा 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर। सन हो जाएगा 734 और किसको हराकर? मान मोरी नामक शासक को हराकर। अगला प्रश्न, बप्पा रावल की राजधानी थी? तो बप्पा रावल की राजधानी नागदा में थी, जो वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो इसका उत्तर होगा एकलिंग जी लकुल। इस मंदिर गुहिल वंश के कुल देवता माने गए हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम था? इसका उत्तर होगा कालभोज। बप्पा इनकी उपाधि थी, यानी डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा इनका वास्तविक नाम, मूल नाम है वो कालभोज मानते हैं, और बप्पा थी वो इनकी उपाधि थी। अगला प्रश्न, किसने बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है? तो इसका उत्तर होगा सीवी वैद्य ने। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल की जो तुलना है वो फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की है। अगला प्रश्न, 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये भूताला का युद्ध है ये गुहिल शासक जेत्र सिंह व दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। तो 1303 ईस्वी के अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण पर वहाँ का शासक था रावल रतन सिंह। अगला प्रश्न, 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित किताब है? तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित किताब पद्मावत, जो 1540 ईस्वी में लिखी गई। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी के युद्ध में रतन सिंह को हराकर चित्तौड़ का क्या नाम रखा? तो इसका उत्तर होगा खिजराबाद। अपने पुत्र खिज्र खां को प्रशासक नियुक्त किया। 1303 ईस्वी का जो चित्तौड़ का युद्ध होता है उसमें वहाँ के शासक रतन सिंह को हराकर अलाउद्दीन खिलजी अपने बेटे के नाम पर यहाँ का नाम है वो खिजराबाद रख देता है।
अगला प्रश्न, मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। अगला प्रश्न, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर गोइल वंश की पुनः स्थापना कब की? इसका उत्तर होगा 1326 ईस्वी में। 1326 ईस्वी में हमीर है वो चित्तौड़ पर पुनः गोइल वंश की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न, मेवाड़ के उद्धारक व विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस शासक को दी गई है? तो इसका उत्तर होगा हमीर को। हमीर को विषम घाटी का पंचानन या मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में हमीर ने किसे परास्त किया था? तो इसका उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला प्रश्न, राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा महाराणा लाखा के पुत्र चुंडा को। प्रश्न संख्या 71, किसके शासनकाल में एक बंजारे द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया? तो इसका उत्तर है महाराणा लाखा के द्वारा। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा व मालवा शासक महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो ये सारंगपुर का युद्ध है, ये 1437 ईस्वी में होता है। खिलजी पराजित हुआ व कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा की विजय होती है। अगला प्रश्न, मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि कब हुई? तो इसका उत्तर है 1456 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 74, तत्कालीन साहित्य ग्रंथों में प्रशस्तियों के अनुसार महाराणा को दी गई उपाधियां। तो महाराणा को जो उपाधियां दी गई थी वो महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य व हिंदू सुल्तान, ये सब उपाधियां दी गई महाराणा को। अगला प्रश्न, कुंभा की हत्या कब व किसने की? तो इसका उत्तर होगा 1468 ईस्वी में उनके पुत्र उदा ने। प्रश्न संख्या 76, हिंदूपत के नाम से प्रसिद्ध शासक जो 1509 में मेवाड़ का शासक बना? तो इसका उत्तर होगा महाराणा सांगा, संग्राम सिंह। प्रश्न संख्या 77, महाराणा सांगा ने 1517 ईस्वी में खातौली कोटा के युद्ध में किसको परास्त किया? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को। अगला प्रश्न, बाड़ी धौलपुर का युद्ध किन के मध्य हुआ? तो बाड़ी धौलपुर का युद्ध है ये महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। अगला प्रश्न, बयाना के युद्ध फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा ने किसे पराजित किया? 1527 ईस्वी में बयाना को जो युद्ध हुआ था उसमें सांगा ने बाबर को पराजित किया था। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व महाराणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें सांगा की पराजय हुई। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुई? तो इसका उत्तर होगा 30 जनवरी 1528 ईस्वी को बसवा दोसा नामक स्थान पर सामंतों द्वारा विष दिए जाने के कारण। तो 1528 ईस्वी में बसवा दोसा नामक स्थान पर सामंतों ने महाराणा सांगा को जहर दे दिया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न, पन्ना धाय का पुत्र जिसका बलिदान देकर उदय सिंह को बनवीर से बचाया था? तो इसका उत्तर होगा चंदन। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ किले में रखा गया। अगला प्रश्न, 1540 ईस्वी में किस युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ की पैतृक सत्ता उदय सिंह ने प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर होगा मावली उदयपुर के युद्ध में। अगला प्रश्न, उदयपुर नगर की स्थापना कब हुई, किसने की? तो उदयपुर नगर की स्थापना 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील व मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। तो ये उदय सागर झील है, उसके किनारे पर शानदार सुंदर महल बनाए गए हैं और इस उदयपुर नगर की स्थापना 1559 ईस्वी में की गई। प्रश्न संख्या 85, अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़ पर किए गए आक्रमण के दौरान जयमल और फत्ता नामक सेना नायकों की वीरता से प्रभावित होकर इन दोनों की हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां किस स्थान पर लगवाई? तो इसका उत्तर होगा आगरा के किले के बाहर। अगला प्रश्न, अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि करने हेतु 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी के मध्य भेजे 4 शिष्टमंडल क्रमशः है? तो इसका उत्तर होगा जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास एवं टोडरमल। हमें इनके जो क्रम है वो याद रखने, कई बार इनके क्रम के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न, खमनौर के पास मुगल सेना व महाराणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में। कुछ विद्वान यह तिथि 21 जून भी स्वीकार करते हैं।
तो हमारे जब भी ऑप्शन आएगा तो उसमें या तो 18 जून आएगा या 21 जून आएगा, दोनों एक साथ में आने की संभावना कम है। अगला प्रश्न, प्रताप की सेना के हरावल सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका उत्तर होगा हकीम खां सूर। हकीम खां सूर है वो हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के जीवन को संकट में देखकर किसने उनका मुकुट धारण किया एवं प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज दिया? तो इसका उत्तर होगा झाला बीदा ने। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? तो इसका उत्तर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा है। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने कहा। जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। अगला प्रश्न, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहा जाता है? तो मेवाड़ का मैराथन दिवेर युद्ध को कहा जाता है। ये दिवेर नामक स्थान राजसमंद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रताप ने संकटकालीन राजधानी किस जगह बनाई? तो महाराणा प्रताप ने अपनी संकटकालीन राजधानी वो चावंड को बनाया। 19 जनवरी 1597 ईस्वी को प्रताप की मृत्यु के बाद चावंड के पास बाडोली नामक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। अगला प्रश्न, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है? तो मेवाड़ की थर्मोपोली हल्दी घाटी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, राणा अमर सिंह के शासनकाल के दौरान मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? तो इसका उत्तर है जनवरी 1615 ईस्वी में सामंतों के दबाव के कारण। अगला प्रश्न, वह राजकुमारी जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था लेकिन राज सिंह ने 1669 ईस्वी में उससे विवाह कर लिया? तो इसका उत्तर होगा किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती। अगला प्रश्न, राज सिंह ने किस नदी के पानी को रोककर अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राजसमंद झील का निर्माण कराया? तो ये जो नदी है उसका नाम है गोमती नदी। अगला प्रश्न, राजसमंद झील के किनारे पर 9 चौकी नामक स्थान पर 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर होगा रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। राज प्रशस्ति की रचना है वो रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई और इसकी भाषा थी वो संस्कृत थी। अगला प्रश्न, जोधपुर राज्य के ख्यात में किस वंश को राजा विश्वतमान के पुत्र राजा बृहदबल से पैदा होना लिखा है? तो इसका उत्तर है मारवाड़ के राठौड़ वंश को। 100वां प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष कौन था? तो इसका उत्तर होगा सिंहा। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष है वो सिंहा था, जिससे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। अगला प्रश्न, चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर की जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। अगला प्रश्न, राव जोधा द्वारा जोधपुर की स्थापना कब की गई? तो जोधपुर की स्थापना है वो 1459 ईस्वी में की गई। जोधपुर और उदयपुर की जो स्थापना है उसमें 100 वर्ष का अंतर है, यानी 1559 में उदयपुर की स्थापना होती है और उससे 100 वर्ष पहले 1459 में जोधपुर की स्थापना होती है। अगला प्रश्न, मेहरानगढ़ नाम से प्रसिद्ध जोधपुर का दुर्ग किस पहाड़ी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा चिड़िया टोंक पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, राव मालदेव की रानी जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, तो उस रानी का नाम था रानी उमादेव, जैसलमेर के राव लोणकर्ण की पुत्री थी। अगला प्रश्न, रानी उमादेव रूठने के बाद किस जगह रही? तो रूठी रानी है वो रूठने के बाद तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही। अगला प्रश्न, एक मुट्ठी भर बाजरे किले में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है वो शेरशाह सूरी का। ये प्रश्न भी राजस्थान के विभिन्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो इसका उत्तर होगा जनवरी 1544 ईस्वी में मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य है। अगला प्रश्न, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? तो मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह किस मुगल शासक से किया? तो इसका उत्तर है जहांगीर से। प्रश्न संख्या 110, वह शासक जिसको जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी होकर लौटते हैं या वहां मर मिटते हैं। तो इसका उत्तर होगा जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया और वह हार गया।
अगला प्रश्न, मारवाड़ परगनारी विगत व नैन श्री ख्यात नामक ग्रंथों की रचना किसने की? तो इन ग्रंथों की रचना जसवंत सिंह के मंत्री मोहनोत नैन सिंह ने की। अगला प्रश्न, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना कब की? तो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की। एक मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया है। अगला प्रश्न, बिट्टू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेत सिरोछंद में कली युग का कर्ण किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा राव लूणकर्ण को। लूणकर्ण से झील का निर्माता राव लूणकर्ण को बिट्टू सूजा है वो अपने ग्रंथ में कलियुग का कर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न, साहेब पाहेब जोधपुर का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? तो यह युद्ध 1541 ईस्वी में राव जेत सिंह व मालदेव के मध्य है। राव जेत सिंह वीर गति को प्राप्त होता है इस युद्ध में। अगला प्रश्न, राव कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में किसका साथ लिया? तो इसका उत्तर है शेरशाह सूरी का। यहाँ पर दिया होगा, लिया नहीं दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो राव कल्याणमल गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ देते हैं। अगला प्रश्न, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? तो इसका उत्तर है राव कल्याणमल 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में। अगला प्रश्न, बेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज द्वारा। पृथ्वीराज ने बेली किस्मन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ की रचना की है। अगला प्रश्न, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर होगा राय सिंह द्वारा। किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। अगला प्रश्न, मुंशी देवी प्रसाद ने किसी राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है? तो इसका उत्तर है राव राय सिंह को। प्रश्न संख्या 120, जाखानिया गांव के सीमा विवाद को लेकर मतीरी की राड़ नामक युद्ध किनके मध्य हुआ? इसका उत्तर है नागौर के शासक अमर सिंह व बीकानेर के शासक कर्ण सिंह के मध्य है। तो ये युद्ध मतीरी की राड़ है, ये जाखानिया गांव की सीमा पर होता है। यह गांव वर्तमान में नागौर जिले में स्थित है और इस युद्ध स्थल पर बचपन में हम भी गायें भैंसे चराया करते थे। अगला प्रश्न, चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में कर्ण सिंह को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर होगा जालंधर बादशाह। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का प्रवर्तक चौहानों का आदि पुरुष कौन था? तो इसका उत्तर है वासुदेव। समय था 551 ईस्वी के लगभग। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि क्या मिलती है? वेरी घट शत्रु संहारक, ये गोविंद तृतीय की उपाधि थी। अगला प्रश्न, अजय मेरू अजमेर नगर कब व किसने बसाया? तो इसका उत्तर है 1113 ईस्वी में अजय राज ने अजय मेरू अजमेर नगर की स्थापना की। अगला प्रश्न, अजय राज द्वारा चलाए गए चांदी एवं तांबे के सिक्के क्या कहलाए? तो इसका उत्तर है अजय प्रिय द्रंभ। अजय राज द्वारा चलाए गए सिक्के अजय प्रिय दम्भ नाम से जाने गए। अगला प्रश्न, अजमेर में आना सागर झील एवं पुष्कर में वराय मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इन दोनों का निर्माण अर्णोराज द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न, तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक कौन था? तो इसका उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि जयानक भट्ट द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न, विग्रहराज चतुर्थ ने किस नाटक की रचना की? तो इसका उत्तर होगा हरिकेली नाटक। संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर इसकी पंक्तियां खुदवाई गई हैं। अगला प्रश्न, ललित विग्रहराज नाटक की रचना किसने की? इसका उत्तर है दरबारी विद्वान सोमदेव ने। अगला प्रश्न, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद किसने बनवाई? तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न, वह शासक जिसका समय सपाद लक्ष का स्वर्ण काल था? तो इसका उत्तर है विग्रहराज चतुर्थ। इसका शासन काल है वो सपाद लक्ष का स्वर्ण काल कहा गया है। अगला प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? तो तराइन का प्रथम युद्ध है पृथ्वीराज तृतीय ने जीता और मोहम्मद गोरी को हराया इस युद्ध में।
अगला प्रश्न, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय होती है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचयिता है? तो इसकी रचयिता है जयानक। अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था? इसका उत्तर है गोविंदराज। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर किए गए आक्रमण के समय हमीर के वे सेनापति जिनके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया? तो इसका उत्तर है हमीर के सेना नायक रणमल व रत्तीपाल। अगला प्रश्न, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था? इसका उत्तर है कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी में जालोर के चौहान वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न, मोहनोत नैण सिंह ने कहाँ नरदेव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या बताया है? तो इसका उत्तर है कानरदेव के पुत्र वीरमदेव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार करना, ये इस युद्ध का मुख्य कारण था। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर उसका क्या नाम रखा? तो इसका उत्तर होगा खैराबाद। सिवाना दुर्ग का नाम रखा गया खैराबाद। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका क्या नाम रखा? तो जालोर का नाम रखा जलालाबाद। दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण जालोर के शासक की पराजय होती है और वहाँ का नाम है वो जलालाबाद कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगला प्रश्न, ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को किन से संघर्ष करना पड़ा? तो इसका उत्तर है मेणाओं व बड़गुजरों से। कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे। अगला प्रश्न, मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक कौन था? तो इसका उत्तर है आमेर का शासक भारमल, जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की है। अगला प्रश्न, भारमल की पुत्री हरकाबाई जिसका विवाह 1562 ईस्वी में अकबर से किया, जिसे कालांतर में किस नाम से जाना गया? तो इसका उत्तर होगा मरियम उज़मानी के नाम से। जहांगीर इन्हीं का पुत्र था। अगला प्रश्न, भगवान दास की पुत्री जिसका विवाह 1585 ईस्वी में जहांगीर के साथ हुआ, उसका नाम है मानबाई, इनका पुत्र खुसरो। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर होगा मानसिंह ने। अकबर ने इसे फरजंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, मानसिंह के समय में रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है जगत शिरोमणि का मंदिर, जो आमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, आमेर का वह शासक जिसको 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा मिर्जा राजा जय सिंह। अगला प्रश्न, शिवाजी और जय सिंह के मध्य 1665 ईस्वी में संधि को किस नाम से जाना जाता है? शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो संधि हुई थी वो पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, बहादुर शाह ने आमेर पहुंचकर किसको हटाकर विजय सिंह को शासक घोषित किया व आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा? तो इसका उत्तर है सवाई जय सिंह द्वितीय को। अगला प्रश्न, फर्रुखसियार ने सवाई जय सिंह द्वितीय को मालवा का सूबेदार कब नियुक्त किया? तो इसका उत्तर है 1713 ईस्वी में। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।